पाकिस्तान तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि ये सैंक्शंस का मामला जो है वो हल हो। और हम तो काफ़ी उम्मीद रखते हैं कि जब ये टेबल टॉक्स होंगी तो उसमें पाकिस्तान कम से कम इन सैंक्शंस के बारे में ज़रूर बात करेगा, ताकि हम एनर्जी और बाकी गुड्स की ट्रेड जो है वो ईरान के साथ शुरू कर सकें। डॉक्टर काशिफ, आई थिंक बिल्कुल आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट है। पाकिस्तान और ईरान की रिलेशनशिप अगर अच्छी होती है, गैस पाइपलाइन है, ऑयल है, और ट्रेड ओवरऑल जो रूट है वो सेंट्रल एशिया की तरफ जो जा रहा है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। बट एट द सेम टाइम अगर यूएई की बात करें और दूसरे ममालिक की बात करें, द रिलेशनशिप विद यूएई हैज परमानेंटली चेंज्ड। यूएई, बहरीन, ये दो ऐसे ममालिक हैं, और कुवैत, और सॉरी, यस, कुवैत, ये तीन ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ रिलेशनशिप उस तरीके की नहीं हो सकती जिस तरीके की थी। ऑल दो सऊदी अरेबिया और कतर जो है वो रिप्रोचमेंट जो है चाह रहे हैं, और सऊदी अरेबिया स्पेशली जो है वो बहुत अच्छा हो गया, दोबारा से ईरान के साथ काफी अच्छे रिलेशन हो गए हैं। तो आई थिंक मिडल ईस्ट के अंदर जो रिलेशंस हैं, आप इनके आपस में ममालिक में, जिस तरीके से सऊदी अरब और यूएई का भी मामला चल रहा है, यमन के अंदर, सूडान के अंदर, सोमालिया के अंदर, लिबिया के अंदर जिस तरीके से चल रहा था, तो आई थिंक अब इसके इनके इनके अपने मामलात जो हैं वो बिगड़ना शुरू हो गए हैं। ओपेक से जैसे एग्जिट हुआ, आई थिंक मिडिल ईस्ट की अपनी सिचुएशन खुद से भी सही नहीं रहेगी। तो इस चीज के अंदर ईरान, ऑल्दो जाहिर सी बात है आगे देखता है ईरान के फ्यूचर ब्राइट होगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकते कि किस हद तक यूएई और दूसरे ममालिक जो है वो ईरान के साथ दोबारा रिप्रोच करेंगे। जी जी, क्योंकि मिडल ईस्ट में जो यूएई ने स्टेप्स लिए हैं, वो कोई इतने अच्छे नहीं हैं उनके फ्यूचर के लिए। रीज़न बीइंग के बहुत कंस्ट्रेंड हैं। एक ऐसा कंट्री जिसके एक साइड पे कतर है, दूसरी साइड पे सऊदी अरब है, ओमान है। ओमान तो ऑलरेडी एक पोजीशन ले चुका है। और जीसीसी में भी बाकी सब कंट्रीज़ जो हैं वो बड़ा केयरफुली प्ले कर रहे हैं। आई थिंक बहरीन जो है उसका तो क्या नाम है, कद काठ इतना बड़ा नहीं है, वो तो शायद सऊदी अरब के साथ चले जाएं। कुवैत का भी यही मामला है। आई थिंक जो मेन इसमें कंटेंडर बन रहा है, जिसने, मेरा ये ख्याल है कि जियोपॉलिटिकली कुछ गलत स्टेप्स ले लिए, और लेटली जब नेतन्याहू ने इंटेंशनली इस न्यूज़ को ब्रेक किया कि ड्यूरिंग वॉर वो यूएई का विज़िट कर रहा था, तो मेरा ये ख्याल है कि यूएई वालों को ये बात समझनी चाहिए कि ये एक ऐसा स्नेक है जो कि आपको बाइट करेगा जब भी इसको मौका। स्नेक तो छोड़े, मैं कहता हूँ ये तो खुल के, स्नेक तो फिर भी छुप के आता है, ये तो मैं कहता हूँ खुल के भी इनके अंदर है कि खुल के भी कर देंगे। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, एंड आई थिंक चेंज होना पड़ेगा। जितने भी ममालिक हैं उनको रियलाइज करना पड़ेगा, ना सिर्फ इसराइल बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स के हवाले से भी रिकग्नाइज करना पड़ेगा। डॉक्टर काशिफ, बहुत जरूरी है कि हम लोग अपना रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर खुद बनाएं पूरे रीजन के अंदर। और ऐसा मुमकिन जरूर है कि सऊदी अरब, कतर, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, रशिया, चाइना, ये सब मिलके काम कर सकते हैं इस रीजन के अंदर। यूनाइटेड स्टेट्स की जरूरत नहीं है इन द फर्स्ट प्लेस। इन ममालिक को क्या जरूरत है कि वो जी यूनाइटेड ऐसे स्टेट्स ही के है, साथ ऐसे अपनी ही है। सिक्योरिटी को अलाइन में। यस। जी जी, आई थिंक जीसीसी कंट्रीज़ को तो स्पेशली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखना है कि जो वादे उनके साथ पिछले 75 सालों में किए गए हैं कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे और उसके बदले पूरी पेट्रो डॉलर की इकॉनमी बिल्ड हुई है, तो वो तो काफ़ी हद तक ब्रेक हो गई। दे कुडंट डिफेंड हिम दीज कंट्रीज़। बल्कि यूएस की तो एक बड़ी क्लियर पॉलिसी है मिडल ईस्ट में जो कि प्रो इज़राइल है। और इस बात को करते हुए अफसोस होता है कि इज़राइल जो है वो ये जिस किस्म की जेनोसाइडल वॉर करता है, वो ये सो कॉल्ड वेस्टर्न पावर्स की सपोर्ट के बगैर नहीं पॉसिबल है, टू दिस डे इवन। और वेस्ट जो है वो आज भी उसी प्रोपेगेंडा में घूम रहा है, और किसी ना किसी तरह उसको अगर जस्टिफाई नहीं करता तो इतना लो लेवल पे चीज़ों को रखता है। लेकिन आई थिंक जो पिछले 2-2.5 सालों में गज़ा वॉर, अब लेबनान वॉर, और ये जो ईरान की वॉर है, इसमें इज़राइल जो है वो बुरी तरह एक्सपोज हो गया। सबसे बड़ी बात यह है डॉक्टर काशिफ के इसराइल और यूएस की अपनी अगर रिलेशनशिप देखें, पहले तो 300 बिलियन डॉलर्स अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स दे चुका है इसराइल को। 10 साल का जो मुआहदा है 2018 से लेकर 2028 तक, उसके अंदर 3.8 बिलियन डॉलर्स देने हैं यूनाइटेड स्टेट्स को इसराइल को, जिसके अंदर से 500 मिलियन डॉलर हर साल के सिर्फ और सिर्फ मिसाइल डिफेंस के ऊपर है। अच्छा, 8.7 बिलियन डॉलर सप्लीमेंट्री भी इन्होंने इजाफी जो एड है वो भी ली 2024 में। लेकिन कमाल की बात यह है कि वॉशिंगटन पोस्ट की खबर आई है, अभी कल की या परसों की खबर है,
कि अमेरिका ने इजराइल को बचाने के लिए इजराइल से भी 2 गुना ज्यादा इंटरसेप्टर्स और मिसाइलें यूज किए। मतलब 200 थर्ड इंटरसेप्टर इन्होंने यूज किए, 100 पीआरएसएम मिसाइल्स यूज की और दूसरी मिसाइल्स यूज की, और इजराइल ऑन दी अदर हैंड 90 से भी कम इंटरसेप्टर अपने एरो के और दूसरे जो है वो यूज किए। तो हैरत मुझे इस बात पे होती है कि हम लोग को ये जो रिलेशनशिप नजर आती है यूएस और इजराइल की, उससे खुद से ही जाहिरी तौर पे पता चल जाता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्योंकि एक क्वालिटेटिव मिलिट्री एज भी हासिल है इजराइल को। इजराइल को जो टेक्नोलॉजी मिलेगी वो किसी को भी नहीं मिलेगी पूरी दुनिया में। और इसराइल वो वाहिद मुल्क है जी पूरी जी। दुनिया में जिसको एड मिलती है, और इस चीज की लेवरेज, इस चीज की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मिलती है कि अगर अमेरिका, वैसे तो अमेरिका पूरी दुनिया में जो एड देता है तो वह एक्सपेक्ट करता है कि ममालिक जो एड ले रहे हैं वो उस एड को मिलिट्री, वो जो अमेरिका के डिफेंस जो फर्म्स है उनसे हथियार खरीदने में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसराइल जो है वो अकेला मुल्क है जिसको ये अलाउंस है कि इसराइल जो है वो अपनी कंपनी के लिए वो उस पैसे को इस्तेमाल करे। तो बड़े कमाल की बात है, रिलेशनशिप तो बड़ा कमाल है अमेरिका और इसराइल का, और नजर आता है कि कौन कंट्रोल में है और कौन कंट्रोल में नहीं है। सो लेट्स सी हाउ, अमेरिका को भी आजाद होना पड़ेगा, ना सिर्फ मिडिल जी जी, ईस्टर्न अगर ममालिक आप को, रिसेंटली बल्कि मैं कहूंगा अमेरिका को भी आजाद होना पड़ेगा। जी जी जी, रिसेंटली आपने देखा होगा कि ज़ायनिस्ट जो हैं वो तो इंफॉर्मेशन स्पेस पूरे का पूरा कंट्रोल करते हैं। शुरू में जो टिकटॉक के एल्गोरिदम्स ने अमेरिकन पब्लिक को हकीकत दिखा दी, उसके बाद इनको टिकटॉक भी ख़रीदना पड़ गया। बल्कि पिछले दिनों अगर आपने सीबीएस का इंटरव्यू देखा हो नेतन्याहू का, तो यू कुड हैव सीन हिज फ्रस्ट्रेशन कि वो पहले तो ईरान के साथ, ज़ाहिरी बात है कि ईरान इज़ प्लेइंग वेरी वेल in terms of spreading the message कि एक्चुअल रियलिटी क्या है। लेकिन दूसरी तरफ उसने पाकिस्तान पे भी इल्ज़ाम लगा दिया कि वो अमेरिका और इजराइल के दरमियान डिफरेंसेस पैदा कर रहा है, जो मेरे लिए बड़ी हंसने वाली बात थी कि ये वो लोग हैं जो जिन्होंने पीएचडी की हुई है लाइज में और प्रोपेगेंडा में। नहीं, आई थिंक पाकिस्तान को आई थिंक मास्टर है, पाकिस्तान को नहीं समझ पाएगा। नेतन्याहू खुद भी परेशान हो जाएगा कि हो क्या रहा है। तो हमें तो बहरहाल हम पाकिस्तानी, हमें तो पता है डॉक्टर काशिफ के माशाल्लाह पाकिस्तान कितना सोफिस्टिकेटेड है 5th जनरेशन वॉरफेयर में। आप देखें इंडिया को जिस तरीके से बदनामी फेस करनी पड़ रही है पूरी दुनिया के अंदर, जबकि उनका मीडिया कोशिश करता रहता है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को जो है वो हम टारगेट करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका मीडिया जो है उनके लिए अनफॉर्चुनेट है कि वो उनको टारगेट नहीं कर पाता पाकिस्तानियों को। पाकिस्तान इतना इफेक्टिव है क्योंकि सच की बुनियाद पे बात हो रही है ना यहाँ पे। जहाजों पे फॉर एग्जांपल अगर बात करें या दूसरी चीजों पे बात करें, तो बड़ा अच्छी तरीके से आई थिंक बहुत अच्छी तरीके से पाकिस्तान जो है वो चल रहा है इस वक्त। इसराइल को तंग सही भी हो सही। रहा है, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान के लिए बहुत फायदा है। यस। अच्छा जॉन, इकॉनमी के क्या हालात हैं? पिछले दिनों प्रेसिडेंट जो थे ईरान के, वो कह रहे थे लोगों को कि एनर्जी को ज़रा कम इस्तेमाल करें। जनरली कैसे, मतलब इकॉनमी के हालात हैं? डॉक्टर काशिफ, जो इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि पावर प्लांट्स पर अटैक कर दिया था इसराइल और अमेरिका ने, और कर भी सकते हैं दोबारा, इसलिए डॉक्टर पेजेश्कियान ने कहा कि आप कंजर्व करें। और उसमें आई थिंक यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, अभी तक जंग में जो बिजली गई थी 1 घंटा बस वही गई थी, ना उससे पहले बिजली गई ना उसके बाद बिजली गई। यहाँ पे बिजली नहीं गई, ना ही कोई लोड शेडिंग हुई है। इकोनॉमिक हालात में ना पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं और ना कोई रुकावट पेश हो रही है, किसी भी सप्लाई में कोई भी रुकावट पेश नहीं हो रही। यहाँ पे जो लोकल आइटम्स हैं वो थोड़े महंगे हुए हैं, इतने महंगे नहीं हुए, थोड़े महंगे हुए हैं। और जो इंपोर्टेड आइटम्स हैं वो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव हुए हैं, वो ऑब्वियसली महंगे हुए हैं। लोकल आइटम्स भी वही महंगे हुए हैं जो कि डिपेंडेंट थे उन चीजों के ऊपर जिनके रॉ मटेरियल बाहर से आते हैं। सो फॉर एग्जांपल गोश्त है, गोश्त की प्राइस बढ़ी है क्योंकि उसका गोश्त का जो फीड है वो बाहर से आता है फॉर एग्जांपल, या कुछ गोश्त जो है वो खुद से ही बाहर से आता है, तो फॉर एग्जांपल उसकी प्राइस बढ़ी है। और फॉर एग्जांपल दूसरी जो इंपोर्टेड आइटम्स हैं, लग्जरी आइटम्स हैं, वो जरूर बढ़े, उनकी प्राइसेस बढ़ी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान की इकोनॉमिक हालात बहुत ज्यादा खराब है। यस, चीजें एक्सपेंसिव हुई हैं, लेकिन आपको मैं याद दिला दूं ईरान के लिए कोई नई चीज नहीं है। ईरान में हर हर साल माशाल्लाह से महंगाई जो है वो होती ही है। ईरान में जो इकोनॉमिक हालात हैं वो 47 ईयर्स से ईरान के हालात इकोनॉमिक वैसे ही हैं जैसे आज हैं। तो वो ऑलरेडी ईरानी अवाम इतना यूज टू हो चुकी है सैंक्शंस की वजह से कि उनको नजर आ रहा है कि चीजें जो है वो खराब हो रही हैं, तो जी ठीक है, हो रही हैं। डॉलर जो है उसका 179 जिस तरीके से 17 लाख का था, जो 18 लाख का था, वो अभी भी 17,90,000 मतलब 18 लाख ही है, आप कह सकते हैं। तो इकोनॉमिकली इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा ईरान को। स्टॉक एक्सचेंज अगर आप देखें, ट्यूसडे को स्टॉक एक्सचेंज खुल गई थी
और ओवरऑल पॉजिटिव पे स्टॉक एक्सचेंज जो है, कुछ स्टॉक्स जो है वो बुरा परफॉर्म किए, यस ऑब्वियसली, क्योंकि स्टील की जो फैक्ट्रियां कंप्लीटली जो डिस्ट्रॉय की हैं, एल्यूमिनियम की जो प्लांट डिस्ट्रॉय किए हैं, जिन कंपनीज को डायरेक्टली टारगेट किया, ऑब्वियसली वो उनके ऊपर उनका स्टॉक जो है वो अफेक्ट हुआ। लेकिन ओवरऑल स्टॉक मार्केट जो है वो पॉजिटिवली एंड की, द डे एंडेड पॉजिटिवली, और अभी तक पॉजिटिवली ही चल रही है। बुराई उसके अंदर घटौती जो है वो नहीं नजर आई उस तरीके की जिस तरीके की एक्सपेक्ट की जा रही थी, बल्कि प्लस में ओवरऑल जो है वो निकली है। तो इकोनॉमिक हालात डॉक्टर काशिफ उस तरीके के नहीं है। अमेरिका तो ये कह रहा था कि इनके पास सैलरियां नहीं है लोगों को देने के लिए, हुकूमत के पास सैलरियां खत्म हो गई हैं अपने एम्प्लॉयज को फंड देने के लिए, क्योंकि डेटा सेंटर्स को इन्होंने टारगेट किया था। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे सैलरीज भी लोगों को सही। बढ़ी, यहाँ पे ना सिर्फ सैलरीज घटी बल्कि ईदी भी मिलती है ईरानियों को। और अब ईरानियों को एक्स्ट्रा फंड भी, याराना इनको मिलता है, हर महीने का एक फंड मिलता है कि इनको बेसिकली नीड बेस्ड आइटम्स जो है वो अफोर्ड कर लें। याराना इनको मिल रहा है, बट उन सही। बच्चे पैदा हो रहे हैं 2 साल तक, जो बच्चे पैदा होंगे उनको इजाफी पैसे दिए जाएंगे महीने के। तो आई थिंक यहाँ पे इकोनॉमिक हालात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी इसकी वजह ये है कि ईरान की रिलायंस जो है वो अपनी इकोनॉमी पे ज्यादा है, और उन्होंने अपने आप को डिपेंडेंट नहीं बनाया हुआ किसी भी बाहर की कंट्री से। चाइना के साथ जो मामला होते हैं वो शियान रेलवे के थ्रू, जो रेलवे बनी हुई है उसके थ्रू ट्रेड हो जाता है। तो तुर्की के साथ जो है वो ट्रेड बॉर्डर खुला हुआ है, तो वहां से भी चीजें जो है वो एक्सपोर्ट हो जाती हैं, इंपोर्ट हो जाती हैं। पाकिस्तान के थ्रू भी आपको पता है कि बॉर्डर जो है वो खुल गया है, तो वहां से जी, भी चीजें ईरान जो को है वो काफ़ी ज्योग्राफिकल एडवांटेज है इस लिहाज से। एब्सोल्युटली। जी जी। ओके जी, थैंक यू जॉन फॉर जॉइनिंग। हमें लेना है ब्रेक और हम वापस आते हैं।